साझेदारी। आज अपन संग्रह सूचना का दूसरा प्रारूप है साझेदारी या साझेदारी भ्रम, पार्टनरशिप या पार्टनरशिप भ्रम। साझेदारी की अनेक परिभाषाएं हैं, कुछ प्रमुख परिभाषाओं का अपन अध्ययन करेंगे। प्रोफेसर हेने के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एक संबंध है जो निजी लाभ उद्देश्य से व्यवसाय को साझे में चलाने के लिए सहमत होते हैं। यानी साझेदारी में दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी निजी लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई व्यापार चलाना चाहते हैं। कस्टनबर्ग के अनुसार सामान्य साझेदारी व्यवसायिक संगठन का वह स्वरूप है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति सहस्वामियों के रूप में लाभ के लिए व्यवसाय चलाते हैं। तीसरी परिभाषा है डॉक्टर सुबिन के अनुसार दो या दो से अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से किसी व्यवसाय को चलाने का दायित्व उठाने का कोई लिखित या मौखिक ठहराव करके साझेदारी का निर्माण कर सकते हैं। किम्बाल जूनियर के अनुसार एक साझेदारी जैसा कि उसी प्राय कहा जाता है व्यक्तियों का एक समूह है जिन्होंने किसी उपक्रम को चलाने के लिए पूंजी तथा सेवाओं को संयुक्त रूप से लगाया है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच आपसी संबंध से है जो किसी ऐसे कारोबार के लाभ को आपस में बांटने के लिए सहमत हुए हैं जिसे उन सभी के द्वारा अथवा उन सभी की ओर से किसी एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है। इन परिभाषाओं का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि साझेदारी दो या अधिक व्यक्तियों का समूह है जो किसी व्यवसाय को करने तथा उसके लाभों को आपस में बांटने का ठहराव करते हैं। साझेदारी में सभी सदस्य प्राय पूंजी लगाते हैं तथा सामान्यतः सभी सदस्य हानि को समान रूप से बांटकर वहन करते हैं, परंतु कानूनी रूप से सभी सदस्यों द्वारा पूंजी लगाना और हानि का भार उठाना अनिवार्य नहीं है। इसके अतिरिक्त साझेदारी व्यवसाय का संचालन कभी कभी सभी साझेदार तथा कभी कभी साझेदारों की ओर से किसी एक साझेदार द्वारा किया जाता है। साझेदारी का प्रत्येक सदस्य साझेदार कहलाता है तथा उनके संगठित रूप को फर्म कहते हैं। जिस नाम से फर्म का कारोबार चलाया जाता है उसी फर्म का नाम कहते हैं। और साझेदारों के पारस्परिक संबंध से साझेदारी का निर्माण होता है। साझेदारी के आवश्यक लक्षण कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। साझेदारी के प्रमुख लक्षण हैं जिनके आधार पर अपन किसी फर्म को देख के पता लगा सकते हैं कि वह फर्म साझेदारी फर्म है। पहला है दो या अधिक व्यक्तियों का होना, टू और मोर पर्सन। साझेदारी की स्थापना के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना अनिवार्य होता है। इसका आधार यह है कि दो व्यक्तियों के बिना कोई भी ठहराव अनुबंध नहीं हो सकता। यदि साझेदारी संस्था में साझियों की मृत्यु या दिवालिया हो जाने पर साझेदारों की संख्या केवल एक ही रह जाए तो साझेदारी का स्वतः अंत हो जाता है। दूसरी विशेषता है इसकी लक्षण है साझेदारों की अधिकतम संख्या, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। साझेदारी अधिनियम में साझेदारी के लिए साझेदारों की न्यूनतम संख्या का उल्लेख किया गया है, परंतु अधिकतम संख्या का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। परंतु कंपनी अधिनियम 2013 तथा इसके अधीन अधिसूचित नियमों के अनुसार लाभ उद्देश्य से व्यवसाय करने वाली किसी भी साझेदारी फर्म में वर्तमान में अधिकतम 50 साझेदार हो सकते हैं, किंतु सरकार नियमों में संशोधन करके इस संख्या को 100 तक बढ़ा भी सकती है। यह उल्लेखनीय है कि यदि दो संयुक्त हिंदू परिवार के कर्ता मिलकर साझेदारी ठहराव करते हैं तो उन दोनों परिवारों के वैश्विक सदस्य संख्या को गिना जाएगा। यदि वैश्विक सदस्य संख्या कुल मिलाकर 50 से अधिक हो जाती है तो साझेदारी अवैध हो जाएगी। तीसरा लक्षण है ठहराव का होना, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। साझेदारी का तीसरा महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है यह है कि साझेदारों के मध्य वे ठहराव होना चाहिए। साझेदारी अधिनियम में स्पष्ट रूप से लिखा है कि साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है, किसी स्थिति के कारण नहीं। वह ठहराव लिखित अथवा मौखिक
या स्पष्ट अथवा गर्भित हो सकता है। इसके अतिरिक्त ठहराव एक निश्चित अवधि, निश्चित कार्य अथवा स्वेच्छानुसार समय तक व्यापार चलाने के लिए हो सकता है, किंतु बिना वैध ठहराव के साझा जन्म नहीं हो सकता। केवल दो पक्षकारों द्वारा मिलकर कारोबार करने मात्र से वे साझेदार नहीं बन जाते हैं। यही कारण है कि शुद्ध हिंदू परिवार के सदस्य या बौद्ध धर्म मानने वाले पति पत्नी कोई मिलकर व्यवसाय चलाते हैं तो वे साझेदार नहीं बन जाते हैं। इसी प्रकार साझेदारी का जन्म स्थिति से, कानून के प्रभाव से तथा उत्तराधिकार से भी नहीं होता है। ये तो केवल वैध ठहराव से ही उत्पन्न होती है। इसलिए साझेदारी फर्म का होने के लिए साझेदारों के मध्य कोई ठहराव या कोई वैध अनुबंध होना चाहिए। कारोबार या व्यवसाय का होना, चौथा लक्षण है कारोबार या व्यवसाय का होना। देयर मस्ट बी ए बिजनेस। साझेदारी का एक आवश्यक तत्व यह है कि साझेदारी का ठहराव किसी कारोबार को करने के संबंध में होना चाहिए। बिना कारोबार के साझेदारी का निर्माण नहीं हो सकता। यहाँ व्यवसाय शब्द में प्रत्येक प्रकार का व्यापार, उद्योग, धंधा, पैसा आदि सम्मिलित है। पांचवा लक्षण है कारोबार के लाभों को आपस में बांटना। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। साझेदारी के अंतर्गत कमाए जाने वाले लाभों का साझेदारों में बंटवारा होना चाहिए। यह सहज ये प्रश्न उठता है कि साझेदार किस अनुपात में लाभ का बंटवारा करे। इस संबंध में साझेदारों का आपसी ठहराव अधिक महत्वपूर्ण होता है। यदि उन्होंने आपसी ठहराव द्वारा किसी लाभ विभाजन अनुपात को तय कर लिया है तो साझेदारों में लाभ उसी अनुपात में बांटा जाएगा। किसी ठहराव के अभाव में सभी साझेदारों को समान अनुपात में लाभ का विभाजन किया जाएगा। यह अपने उल्लेखनीय है कि लाभों का बंटवारा करना साझेदारी का प्रमुख लक्षण है, किंतु साझेदारी का अकाट्य लक्षण नहीं है। इसका कारण यह है कि साझेदारी फर्म के लाभों में से हिस्सा कुछ ऐसे व्यक्तियों को भी प्राप्त हो सकता है जो वास्तव में साझेदार नहीं है। इस बात को हम आगे स्पष्ट करेंगे। विपरीत अनुबंध के अभाव में हानियों का बंटवारा। शेयरिंग लॉसेज इन द एब्सेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्टरी कॉन्ट्रैक्ट। विपरीत अनुबंध के अभाव में हानियों का बंटवारा। यदि साझेदारों ने कोई विपरीत अनुबंध नहीं किया है तो साझेदारों को फर्म की हानियां भी लाभ के अनुपात में बांटने पड़ती है। उदाहरण रूप में अंता बनता एक फर्म के लाभों का समान अनुपात में बांटने तथा हानियों को अंता अकेला वहन करने ठहराव करता है। ये ठहराव का साझेदार दोनों ही वैध है, परंतु यह नहीं बोलना चाहिए कि ऐसे ठहराव से साझेदारों के तृतीय पक्षकारों के प्रति ऐसे दायित्व में कोई कमी नहीं आती है। सातवां लक्षण है कारोबार का संचालन सभी साझेदारों द्वारा अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा होना चाहिए। बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। साझेदारी का संचालन समस्त साझेदारों द्वारा अथवा उनकी सहमति से किसी एक साझेदार द्वारा किया जा सकता है। तात्पर्य यह है कि साझेदारी के संचालन में सभी साझेदारों द्वारा सक्रिय रूप से कार्य करना आवश्यक नहीं है। अधिक स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि यदि कोई साझेदार कारोबार प्रबंधन में प्रत्यक्ष रूप से भाग ले तो भी वह साझेदार माना जाएगा। आठवां लक्षण है साझेदारों की दोहरी भूमिका अथवा पारस्परिक एजेंसी। डबल रोल ऑफ द पार्टनर्स और म्यूचुअल एजेंसी। साझेदारी फर्म में सभी साझेदारों द्वारा कारोबार के संचालन में सक्रिय रूप से भाग लेना आवश्यक नहीं है। इसके कारोबार का संचालन सभी के द्वारा अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा सभी की ओर से किया जा सकता है, किंतु जो साझेदार सक्रिय रूप से फर्म के कारोबार में हिस्सा लेते हैं उनकी भूमिका दोहरी होती है। प्रत्येक साझेदार फर्म का स्वामी तो होता ही है, किंतु जब वह फर्म की ओर से अन्य पक्ष के अनुसार अनुबंध करता है तो वह फर्म के एजेंट की स्थिति में होता है। इस प्रकार प्रत्येक साझेदार फर्म का स्वामी, प्रधान तथा एजेंट दोनों ही स्थिति में होता है। प्रत्येक सक्रिय साझेदार की इस स्थितियों के कारण ही साझेदारों में पारस्परिक एजेंसी पाई जाती है। प्रत्येक साझेदार जब फर्म की ओर से अन्य पक्षकारों के साथ अनुबंध करता है तो वह फर्म का एजेंट होता है तथा अन्य सभी साझेदारों की प्रधान के रूप में अपने कार्य में अनुबंध से बद्ध करता है। इस प्रकार प्रत्येक साझेदार एक दूसरे का एजेंट तथा स्वामी या प्रधान हो जाता है। इसे ही साझेदारी के बीच पारस्परिक एजेंसी कहते हैं। नौवां लक्षण है असीमित दायित्व, अनलिमिटेड लायबिलिटी।
प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होता है। ये दायित्व उसका साझेदार तथा व्यक्तिगत दोनों स्थितियों में ही होता है। साझेदार को फर्म के प्रत्येक दायित्व को जो उसके हिस्से का है चुकाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। व्यक्तिगत रूप से उसका दायित्व और भी अधिक हो जाता है, अर्थात संस्था के ऋणदाता चाहे तो किसी भी एक साझेदार को समस्त ऋण की राशि के भुगतान के लिए बाध्य कर सकते हैं। 10वां लक्षण है हित का अंतरण नहीं, नो ट्रांसफर ऑफ शेयर। साझेदारी फर्म का कोई भी साझेदार जब अपने हित का अंतरण करना चाहे तो वह अन्य समस्त साझेदारों की सहमति के बिना अपने हित का अंतरण नहीं कर सकता। सर्वसम्मत निर्णय, अनबायस्ड डिसीजन। साझेदारी फर्म में सभी महत्वपूर्ण निर्णय सर्वसहमति से किए जाते हैं, किंतु जो महत्वपूर्ण कार्य नहीं है उनके लिए निर्णय बहुमत से लिए जा सकते हैं। 12वां लक्षण है पारस्परिक विश्वास, म्यूचुअल ट्रस्ट। साझेदारी की सफलता का महत्वपूर्ण तत्व है साझेदारों का पारस्परिक विश्वास है। सभी साझेदार किस सीमा तक पारस्परिक सद्भाव से कार्य करते हैं उसी पर साझेदारी की सफलता निर्भर करती है। यदि सद्भाव न हो और साझेदार व्यक्ति हित को सर्वोपरि समझकर कार्य करें तो साझेदारी की सफलता की आशा करना मुश्किल होगा। अतः साझेदारों को आपस में किसी भी महत्वपूर्ण बात को नहीं छिपाना चाहिए। प्रत्येक साझेदार को फर्म के प्रति निष्ठावान ईमानदार होना चाहिए। नेक्स्ट लक्षण है फर्म का निश्चित नाम, या फिक्स्ड नेम। साझेदार जिस नाम से व्यवसाय करते हैं फर्म का नाम कहलाता है। प्राय साझेदारी फर्म का नामकरण इसके साझेदारों के नाम के आधार पर ही किया जाता है। उदाहरणतः रमेश कुमार तथा हरीश कुमार एक साझेदारी का निर्माण करते हैं तो वे कारोबार करने के लिए अपनी फर्म का नाम रमेश कुमार हरीश कुमार रख सकते हैं। इसी दशा में ये नाम सदैव के लिए बना रहेगा और साझेदारी का कारोबार इसी नाम से चलेगा। नेक्स्ट लक्षण है साझेदारी का अस्तित्व, द एक्सिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। साझेदारी का अस्तित्व साझेदारों पर आधारित होता है। साझेदारी फर्म का साझेदारों से पृथक अस्तित्व नहीं होता है। यदि सभी साझेदारों में से कोई भी साझेदार अलग हो जाता है या अनुबंध करने के अयोग्य हो जाता है, उदाहरण के रूप में पागल हो जाना, दिवालिया हो जाना, तो साझेदारी का भी अंत हो जाता है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने अग्रवाल एंड कंपनी बनाम आयकर आयुक्त के मामले में कहा है कि फर्म का अस्तित्व अस्थिर होता है जिसे कभी भी समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है निवेश, इन्वेस्टमेंट। साझेदारी संस्था में सभी साझेदारों द्वारा पूंजी लगाना अनिवार्य नहीं होता। कुछ साझेदार बिना पूंजी लगाए भी साझेदार बन सकते हैं। ये उल्लेखनीय है कि साझेदारी फर्म का पंजीयन अनिवार्य नहीं है। इस प्रकार अपने ये साझेदारी फर्म की विशेषताओं या लक्षणों का अध्ययन किया है। अब है साझेदारी संलेख या विलेख, पार्टनरशिप डीड। वैसे तो साझेदारी स्थापना के लिए अनुबंध लिखित, मौखिक, स्पष्ट या गर्भित किसी भी प्रकार का हो सकता है, किंतु साझेदार साझेदारी की दीर्घकालीन सफलता के लिए साझेदारी संलेख का निर्माण कर लेते हैं। साझेदारी संलेख साझेदारों का वह लिखित मुद्रांक युक्त अनुबंध है, अनुबंध पत्र है। साझेदारी संलेख साझेदारों का वह लिखित मुद्रांक युक्त अनुबंध पत्र है जिसमें वर्णित शर्तों एवं व्यवस्थाओं के अनुसार साझेदारी संबंधों एवं व्यवसाय का नियमन होता है। सामान्य इस प्रलेख को फर्म की स्थापना के समय ही बनाया जाता है, किंतु ये फर्म के जीवन काल में कभी बनाया जा सकता है। नए साझेदार प्रवेश करते समय इस संलेख को स्वीकार करने का अन्य साझेदारों के साथ अनुबंध कर लेते हैं, फिर वे भी इससे बाध्य होते हैं। संलेख की विषय वस्तु क्या होती है, कंटेंट क्या होते हैं। साझेदार संलेख में सामान्य निम्न बातों का उल्लेख किया जाता है। फर्म का नाम, साझेदारों के नाम, व्यवसाय की प्रकृति एवं स्थान, साझेदारी के शुभारंभ की तिथि, साझेदारी फर्म की अवधि, प्रत्येक साझेदार द्वारा लगाई गई या लगाई जाने वाली पूंजी, लाभ हानि वितरण अनुपात, पूंजी पर ब्याज, आहरण की सीमा तथा उस पर देय ब्याज। मान कभी किसी साझेदार को पैसे की जरूरत पड़ जाए तो वो उन पैसों को उपयोग करे तो उसको कितना ब्याज देना होगा। यानी अगर साझेदारी फर्म से कोई साझेदार आहरण करता है, तो पैसे उठा लेता है, तो उन पैसों को कितना ब्याज दे होगा इसका भी निर्धारण साझेदारी में किया जाता है। साझेदारों को साझेदारी द्वारा ऋणों पर ब्याज, साझेदारों को देय पारिश्रमिक, व्यवसाय का प्रबंध एवं संचालन, लेखांकन विधि,
साझेदारों के प्रवेश, निवृत्ति, मृत्यु, निष्कासन की दशा इत्यादि में लेखक का निपटारा, साझेदारों के प्रवेश, निष्कासन, निवृत्ति आदि के नियम और फर्म के समापन दशा में खातों का निपटारा। इस प्रकार एक साझेदारी अधिनियम में, एक साझेदारी में भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार एक साझेदारी संलेख का निर्माण भी किया जा सकता है, जिससे वो साझेदारी दीर्घकालीन अपना अस्तित्व बना सकती है और दीर्घकालीन रूप से सफल भी हो सकती है। इसलिए प्रत्येक साझेदार को साझेदारी संलेख बनाने की तरफ ध्यान देना चाहिए, ताकि साझेदारी में कोई रुकावट या मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो तो उसका निपटारा किस प्रकार किया जाए, इसका भी उसमें उल्लेख होता है, जिससे उनमें आगे जाके समस्या उत्पन्न नहीं होती है।